नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमर्स हंट पर। मैं राजू दिवाकर लेकर आया हूं आप सभी के लिए आज से एक न्यू सीरीज़, न्यू श्रृंखला। और ये न्यू सीरीज़ उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बेनिफिशियल है जो किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली क्लास 11, क्लास 12, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, सीए, एनटीए, यूजीसी नेट या किसी भी टीचिंग या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज़ बेनिफिशियल होने वाली है। और इस सीरीज़ को बनाने का उद्देश्य ये है कि काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि जो एस्पिरेंट हैं उनको एक डिटेल कंटेंट नहीं मिल पाता है, और वो भी एक राइट प्लेटफॉर्म पर। तो उन सभी समस्याओं का सामना ना करना पड़े, उन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये न्यू सीरीज़ इंट्रोड्यूस की जा रही है आज से। ठीक है, और ये सीरीज़ कंटिन्यू इस चैनल पर अपडेटेड की जाएगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जो पहली बार इस चैनल पर न्यू हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लें, जिससे जो आने वाले अपडेट्स हैं, आने वाली वीडियोस हैं, आपको टाइम से मिलते रहें और जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम से मिलते रहें। ठीक है, तो समय व्यर्थ ना करते हुए आज का जो टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एएस। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये एक बार ज़रा ये देख लेते हैं कि बेसिकली इस टॉपिक के कंटेंट्स क्या हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आफ्टर दैट डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देन नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नीड मीन्स वाई दिस कॉन्सेप्ट कम्स। आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब क्या उद्देश्य हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और इसके साथ डिस्कस करेंगे क्या लिमिटेशंस हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से। ठीक है, अगर इन शॉर्ट और इन कीवर्ड मैं आपको बताऊं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली है क्या, तो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ अ सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ गाइडलाइंस जो हेल्प करती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में किसी भी बिजनेस एंटिटीज़ को और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो भी मीनिंग है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसे डिटेल में पढ़ने से पहले इसके जो भी कॉन्सेप्ट है या इसकी जो नीड है उसे जानने की ज़रूरत हो। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज़ द नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और व्हाई दिस कॉन्सेप्ट कम्स। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, इसका क्या रीज़न है, उसके बारे में मैं आपको एक शॉर्ट सी स्टोरी सुनाता हूँ। इस स्टोरी को आप अच्छे से सुनिएगा, फिर हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं एक एक स्लाइड्स को। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जब कॉमर्स सब्जेक्ट का डेवलपमेंट हुआ और कॉमर्स टर्म का डेवलपमेंट हुआ और इसके साथ ही साथ जो बिजनेस है उसका भी एक्सपेंशन होने लगा, तो देखा गया कि बिजनेस के साथ साथ जो ट्रेड इंटरनल लेवल पर हुआ करता था या विदिन अ कंट्री हुआ करता था, उसने एक नया दायरा कवर कर लिया है, जिसे हम जानते हैं एक्सटर्नल ट्रेड के नाम से। ठीक है, बाहरी व्यापार के नाम से जानते हैं। तो एक्सटर्नल ट्रेड्स होने से क्या हुआ, जो भी बिजनेस का जो स्कोप था वो बढ़ गया। ठीक है, ट्रेड का जो दायरा है वो भी बढ़ गया, और साथ ही साथ टाइम के साथ साथ जो न्यू और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका भी डेवलपमेंट होने लगा। ठीक है, और जैसे जैसे इन सभी का डेवलपमेंट होने लगा तो एक नया कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट हुआ जिसे आप सभी ने ज़रूर सुना होगा, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद क्या हुआ, जो बिजनेस का जो एक्सपेंशन तो हुआ ही, साथ ही साथ जो कंपटीशन है वो भी बढ़ गया। तो उस टाइम जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी और जो बिजनेस एंटिटीज़ थी उनको ये फील होने लगा कि अब हमें एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, और एक ऐसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है जिसे यूनिवर्सल एप्लीकेबल किया जाए, जिसे फॉलो करके हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेस पर अकाउंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बना सकें। ठीक है, तो बेसिकली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्या ज़रूरत थी और उसका क्या रीज़न था उसे देख लेते हैं। तो उस टाइम क्या होता था कि जो डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी और जो बिजनेस एंटिटीज़ थी वो डिफरेंट या डाइवर्स नेचर की अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को या अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करती थी। जस्ट एग्जांपल, अगर 4 तरीके की बिजनेस एंटिटीज़ हैं तो वो 4 तरीके की बिजनेस पॉलिसीज़ को फॉलो करती थी अकॉर्डिंग टू देयर सूटेबिलिटी। ठीक है, तो उससे क्या होता था
तो जो डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी उनके जो डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे वो भी डिफरेंट तरीके से बनाए जाते थे, क्योंकि सभी के रूल्स अलग थे, बनाने का जो मेथड था वो भी अलग था, और जो प्रोसीजर था वो भी सभी का अलग था। ठीक है, उस समय एक समस्या का सामना करना पड़ रहा था सभी जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी। वो समस्या का सामना क्या था, वो था कंपैरिजन का। मतलब डिफरेंट एंटिटीज़ अपने अकाउंट्स तो प्रिपेयर कर रही थी, पर कंपैरिजन करने में उन्हें बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ रहा था। समस्या का सामना क्यों करना पड़ रहा था, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम किसी टर्म या किसी भी कॉन्सेप्ट का कंपैरिजन करते हैं तो हम कब करते हैं, जब कोई भी दो चीज़ सिमिलर नेचर की हों। पर यहाँ आपने देखा होगा कि यहाँ डिफरेंट एंटिटीज़ डिफरेंट तरीके से अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को फॉलो कर रही थी। ठीक है, तो उस टाइम ये डिसीजन लिया गया कि देयर शुड बी अ सम स्टैंडर्ड और सम मिनिमम रूल्स विच शुड बी यूनिवर्सल एप्लीकेबल। मतलब कुछ ऐसे कॉमन गाइडलाइंस हों, कॉमन रूल्स हों, या कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स हों जो यूनिवर्सल एप्लीकेबल हों, मतलब वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल हों, जिसे यूज़ कर कर सारी बिजनेस एंटिटीज़ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकें और जो आने वाली जो समस्याएं थीं उनका सामना ना करना पड़े। तो इससे क्या होगा, जो रिलायबिलिटी होगी वो भी एप्लीकेबल होगी, और साथ ही साथ जो क्रेडिबिलिटी होगी वो भी अच्छे से देखने को मिलेगी, जिससे क्या होगा, हर बिजनेस एंटिटीज अकाउंट जो भी बनाए जाएंगे उस पर ट्रस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इन 1973 में क्या हुआ, एक कमेटी का डेवलपमेंट किया गया। ठीक है, जिसे हम जानते हैं IASC। ठीक है, IASC, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। 1973 में एक कमेटी का डेवलपमेंट किया गया जिसे जानते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के नाम से। ठीक है, और इसी का जो नेम है बाद में मॉडिफाई किया गया, जिसे जाना जाता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड, इन शॉर्ट बोलते हैं IFRB। ठीक है, तो उस टाइम ये डिसीजन लिया गया कि एक ऐसी कमेटी का डेवलपमेंट किया जाए। ठीक है, और जो क्या करे कि एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स प्रिपेयर करे जिसका पालन करके जो बिजनेस एंटिटीज़ हैं वो अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर पाएँ। तो उस टाइम दो अपेक्स बॉडीज़ को इसके अंदर इंक्लूड किया गया, मतलब IASC के अंडर दो अपेक्स बॉडी को इंक्लूड किया गया, जिसे IAS के नेम से जानते हैं और दूसरा ICWAI। ठीक है, तो दो जो अपेक्स बॉडी थी, एक तो थी ICAI और दूसरी थी ICWAI। ठीक है, तो ICAI की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI, और दूसरा ICWAI की जो फुल फॉर्म है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन दोनों अपेक्स बॉडी को इसके अंडर शामिल किया गया, और उसके बाद क्या हुआ कि ICAI ने क्या किया, एक ऐसे बोर्ड का डेवलपमेंट किया जिसे हम जानते हैं ACB के नाम से, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के नाम से जानते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ऐसे स्टैंडर्ड का बोर्ड का डेवलपमेंट किया गया जो क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी ऐसे अकाउंटिंग एरियाज़ जहाँ डाइवर्सिफाई अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो की जा रही हैं, डाइवर्सिफाई अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो किए जा रहे हैं, और डाइवर्सिफाई अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो की जा रही हैं। तो बेसिकली ASB मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऐसे कॉमन स्टैंडर्ड और सब मिनिमम स्टैंडर्ड फ्रेम करेगा जिससे ये एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाए। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था वो किया गया था 1977 में। क्लियर? तो इसके बाद अब हम आते हैं अपने जो मेन टॉपिक पर। तो ये बेसिकली एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आई होप आपको मेन रीजन पता चल गया होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डेवलपमेंट क्यों हुआ और ये कॉन्सेप्ट क्यों आया। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से। तो बेसिकली वी नो दैट गैप, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल,
एम एट ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेसिकली जो गैप है जिसे हम जानते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नाम से, उसका जो मेन जो एम है वो क्या है, यूनिफॉर्मिटी लाना जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें। ठीक है, तो जो गैप बेसिकली क्या करता है, यूनिफॉर्मिटी इस्टेब्लिश करता है अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं उसमें। इट कैन बी सीन दैट एट मैनी प्लेस गैप परमिट अ वेराइटी ऑफ ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर सम आइटम्स। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि कुछ डाइवर्सिफाई पॉलिसीज़ का पहले प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, तो बेसिकली गैप के टाइम पर भी ऐसा ही होता था कि कुछ है ना स्पेसिफिक आइटम्स के लिए डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाते थे। क्लियर। तो इसके बाद इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे डिफरेंट मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक गिव डिफरेंट रिजल्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब अगर आप है ना वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करोगे डिफरेंट मेथड से, तो कहीं ना कहीं उसके जो रिजल्ट होंगे वो भी डिफरेंट आएंगे। ठीक है, जो रिजल्ट होंगे वो भी डिफरेंट आएंगे। तो रिजल्ट डिफरेंट ना आए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वो आपको भविष्य में देखने को ना मिले। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि अगर डिफरेंट आप मेथड फॉलो करते हैं किसी एक ट्रीटमेंट को करने के लिए, तो इस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद such practice sometimes can misguide intended users in taking decision related to the field। और इस तरीके की डाइवर्सिफाई अगर ट्रीटमेंट किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो भी यूज़र्स हैं उनको इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कीपिंग द व्यू द प्रॉब्लम फेस बाय मैनी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो बेसिकली इन्हीं समस्याओं का सामना ना करना पड़े तो इन सभी के लिए डेवलपमेंट किया गया कुछ अकाउंटिंग और कुछ कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। क्लियर। तो फॉर दिस पर्पस द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसे हम जानते हैं ICAI के नाम से, विच इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। जैसा कि मैंने आपको जो स्टार्टिंग में छोटी सी स्टोरी आपको बताई थी उसमें मैंने आपको इसका रोल बताया था कि IASC क्या करती है। तो ठीक है, जो मेंबर है इसकी हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इन 1977। तो बेसिकली जो ICAI ने 1977 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का डेवलपमेंट किया, इसे कॉन्स्टिट्यूट किया विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। ठीक है, इसे हम जानते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के नाम से, इन 1977 में। इसके बाद क्या हुआ, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आइडेंटिफाई द एरियाज इन विच यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग वॉज रिक्वायर्ड। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई किया इन अकाउंटिंग जहां यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत थी और जहां डाइवर्सिफाई और डिफरेंट तरीके की अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और अकाउंटिंग प्रोसीजर्स फॉलो किए जा रहे थे। आफ्टर डिटेल डिसीजंस और आफ्टर डिटेल रिसर्च डिस्कशन इट प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड अ ड्राफ्ट टू अ ICAI। तो कुछ रिसर्च के बाद जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड था उसने ICAI को एक रिपोर्ट सबमिट की और एक ड्राफ्ट सबमिट किया। आफ्टर प्रॉपर एग्जामिनेशन ICAI फाइनलाइज देन एंड नोटिफाई फॉर इट्स यूज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इन सभी ड्राफ्ट और रिपोर्ट के बेसिस पर ICAI ने ये डिसीजन लिया कि अब कुछ कॉमन स्टैंडर्ड होने चाहिए फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर। अब बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेसिकली मीनिंग क्या है। ठीक है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो मीनिंग है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेसिक डॉक्यूमेंट्स। तो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं या हम सेट ऑफ रूल्स बोल सकते हैं। ठीक है, देयर मेन एम इज़ टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेसिकली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली क्या है,
एक क्या पॉलिसी डॉक्यूमेंट है या सेट ऑफ रूल्स हैं, और जिसका मेन उद्देश्य क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते टाइम क्या क्या होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, जिससे दो डिफरेंट अकाउंट्स को कंपेयर किया जाए। क्लियर। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रिटन स्टेटमेंट, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम रिटन स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस इशूड बाय द अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशन, और इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या है, कुछ रिटन स्टेटमेंट हैं जिसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि अकाउंटिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इशू करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाएं जो यूनिफॉर्म हों और कंसिस्टेंट हों, जिसमें किसी भी तरीके का डाइवर्सिफिकेशन या वेरिफिकेशन देखने को ना मिले। ठीक है। एंड ऑल्सो फॉर अदर डिस्क्लोजर अफेक्टिंग द डिफरेंट यूजर्स फॉर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और किसी अन्य तरीके का अफेक्शन ना देखने को मिले, इस वजह से ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। नाउ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय, अब हम ये देख लेते हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कौन इशू करता है। तो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय एन अकाउंटिंग बॉडी, या फिर अकाउंटिंग बॉडी होनी चाहिए, या रेगुलेटरी बोर्ड होना चाहिए, मतलब जो रेगुलेट करे ऐसा बोर्ड, या समटाइम्स गवर्नमेंट डायरेक्टली, और समटाइम्स क्या होता है गवर्नमेंट भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स को फ्रेम कर सकती है। अगर हम बात करें इन इंडिया, द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसे हम जानते हैं ICAI। आज के टाइम पे मेन बॉडी है ये जो इंडिया में इस तरीके के वर्क को टैकल करती है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन क्या है, तो इसे भी देख लेते हैं। समटाइम्स एग्जाम में पूछ ली जाती है, स्पेशली क्लास 11th एंड क्लास 12th में। तो ये डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कोलर, according to him, accounting standards are a mode of conduct imposed on accountant and by custom, law and professional body। तो कोलर के अकॉर्डिंग बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, एक ऐसे कंडक्ट्स हैं, ठीक है, फॉर अकाउंटेंट जो कुछ जिसमें कुछ कस्टम्स फॉलो किए गए हों, कुछ रूल्स फॉलो किए गए हों अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल बॉडी। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द मेजर इश्यूज ऑफ अकाउंटिंग अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेनली डील्स विथ 4 मेजर इश्यूज। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बेसिकली जो मेजर इश्यूज हैं उनके बारे में सब डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जैसे अभी हमने डिस्कस किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली क्या है, सेट ऑफ रूल्स हैं, सेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि ये रिफ्लेक्ट देखा जाता है कि उसमें मेजरमेंट किस तरीके से हो रहा है जो भी पर्टिकुलर आइटम्स हैं उसका। ठीक है, और जो पर्टिकुलर आइटम्स हैं उसका रिकग्निशन किस तरीके से हो रहा है, ट्रीटमेंट किस तरीके से हो रहा है, या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे किस तरीके से प्रेजेंट किए जा रहे हैं, या उसका जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो किस तरीके से है। तो 4 तरीके के कुछ मेजर अकाउंटिंग इश्यूज हैं। सबसे पहला जो अकाउंटिंग इशू है दैट इज़ रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट्स। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या रिकग्नाइज किया जाएगा, जो भी फाइनेंशियल इवेंट्स हैं उसे। नाउ द नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उसका मेजरमेंट किस तरीके से किया जा रहा है। नाउ द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ फेयर मैनर। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए जाएंगे तो बनाने के बाद उसका प्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाएगा। एंड लास्ट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज टू इंश्योर स्टेक होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स आर नॉट मिस इन्फॉर्म्ड। ठीक है, तो मतलब जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होगी वो किस तरीके से होगी, तो रिकग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, इन 4 तरीके की समस्याओं का सामना करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स का डेवलपमेंट किया गया। क्लियर। अब हम देखते हैं कि बेसिकली व्हाट आर द नेचर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सभी का मतलब सेम ही है, तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गाइडलाइंस। ठीक है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो गाइडलाइंस कैसे है, उसे हम गाइडलाइंस क्यों बोलते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द गाइडलाइंस सो दैट क्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड। इसका मतलब क्या है कि मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ऐसी गाइडलाइंस हैं, ठीक है,
जो क्या है, रिलायबल हैं, जो क्या है, क्रेडिबल हैं, जिसका यूज़ करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाएं, ठीक है, और किए जाते हैं। तो कुछ ऐसी कॉमन सेट ऑफ रूल्स हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंडर जो रिटन फॉर्म में हैं और जिसका यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबल का मतलब क्या है कि अगर सभी जगह सेम तरीके के पॉलिसीज फॉलो की जाएंगी तो डाइवर्सिफिकेशन की जो समस्या है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट नेचर इज दैट इज़ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का सिंपल मीनिंग क्या होता है, सिमिलरिटी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन जो ऑब्जेक्टिव्स है टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो सेम पॉलिसीज एंड मेथड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, एक ऐसी पॉलिसीज फ्रेम करना, ऐसे मेथड फ्रेम करना जो क्या हो, कॉमन नेचर के हों सभी एंटिटीज़ के लिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मैंडेटरी। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए और मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मोस्टली कंपनीज के लिए मेंटेन करना, फॉलो करना मैंडेटरी है, ठीक है। मैंडेटरी मीन्स क्या है, कंपलसरी है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबल। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो फ्लेक्सिबल कैसे हैं कि फ्लेक्सिबल इन द सेंस एज पर द नीड इट कैन बी चेंज। मतलब नीड के बेसिस पर इसे चेंज किया जा सकता है, मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, या इसमें कुछ अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। और जो भी चेंज किए जाएंगे, जो भी अमेंडमेंट किए जाएंगे, जो भी अकाउंटिंग और जो भी रेगुलेटरी जो बॉडीज़ हैं जस्ट लाइक ICAI, वो इसमें चेंज कर सकती है एज पर द नीड। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट और लास्ट फीचर इज दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉस। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉस का मतलब क्या है, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रिपेयर की जाएंगी, ठीक है, वो बिजनेस के एनवायरनमेंट को और वो किसी कंट्री के स्पेसिफिक एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर प्रिपेयर की जाएंगे। क्लियर। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाने का मेन उद्देश्य क्या है। तो अकाउंटिंग इज़ ऑफन कंसीडर्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो बेसिकली अकाउंटिंग को बेसिकली क्या बोला जाता है, बिजनेस की भाषा बोला जाता है, मीन्स लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, एज इट इज़ कम्युनिकेट्स टू अदर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनीज। और इन फाइनेंशियल पोजीशंस को इस्टेब्लिश करने में और फ्रेम करने में हेल्प करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फॉलो किया जाएगा तो क्या होगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बेटर तरीके से बन पाएंगे और जो इनका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होगा वो अच्छी तरीके से किया जाएगा। और जब डिस्क्लोजर अच्छी तरीके से होगा तो कहीं ना कहीं वो एक यूज़र से दूसरे यूज़र के लिए क्या होगा, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बन जाएगा। क्लियर। एंड लाइक लैंग्वेज हैज़ सर्टेन सिंटैक्स एंड ग्रामर रूल्स, सेम इट इज़ ट्रू हेयर। जैसे कि लैंग्वेज में होता है, कुछ सिंटैक्स होते हैं, कुछ ग्रामर रूल्स होते हैं, वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी इसके कुछ कॉमन रूल्स हैं जिसे फॉलो करना सभी एंटिटीज़ के लिए कंपलसरी है। दिस रूल्स इन द केस ऑफ अकाउंटिंग्स आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और अकाउंटिंग की भाषा में इन्हीं रूल्स को बोला जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दे आर द फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग इन अ कंट्री। ठीक है, अकाउंटिंग करने के लिए और रिपोर्टिंग करने में किसी कंट्री के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ही हेल्प करता है। लेट अस सी द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्प्रूव रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐसा बनाया जाए जो रिलायबल हों, जिस पर जो यूज़र्स हैं वो क्या कर सकें, ट्रस्ट कर सकें। नाउ बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव टू बी मेड फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स दैट यूजर्स कैन रिले ऑन दैम। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सहायता से ही कुछ ऐसे कॉमन अकाउंटिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिस पर जो यूज़र्स हैं रिलाय कर सकें। क्लियर। दे नो दैट नॉट कन्फर्मिंग टू दिस स्टैंडर्ड्स कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दिस कंपनी। तो कुल मिलाकर जो पहला ऑब्जेक्टिव है कि इम्प्रूव करना है रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज देयर इज़ अ कंपेरेबिलिटी। तो मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें क्या होना चाहिए, कंपेरेबिलिटी का फीचर होना चाहिए। ठीक है,
तो जब समस्या थी कि डिफरेंट टाइप्स की जो डाइवर्सिफाई अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो की जा रही थी, डिफरेंट रूल्स फॉलो किए जा रहे थे, तो उन सभी समस्याओं को रिमूव कर दिया गया और एक कॉमन और यूनिवर्सल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए। ठीक है, जिसकी सहायता से किसी डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करना ईजी हो जाता है। ठीक है, फॉलोइंग दिस स्टैंडर्ड विल अलाउ फॉर इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपेरिजन। अगर आप किसी एक इंटर फर्म का और एक इंट्रा फर्म का कंपेरिजन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्लियर? Now the next objective is it also look to provide one set of accounting policies that includes the necessary disclosure requirements and the valuation method of various financial transaction। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो नेक्स्ट जो उद्देश्य है वो है एक जो सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, ठीक है, जो पूरे यूनिवर्सल में एप्लीकेबल हों, जिसमें डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट हो और साथ ही साथ जो वैल्यूएशन मेथड हो उसका प्रॉपर डिस्क्लोज़र और हो। क्लियर? अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने डिस्कस किया मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उससे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, इसके बाद हमने नीड भी डिस्कस कर ली, आफ्टर दैट हमने उसके नेचर्स को जान लिया, देन ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करने के बाद या इसका जब डेवलपमेंट हो गया तो उसके बाद क्या क्या बेनिफिट्स हुए उसके बारे में देख लेते हैं। तो देयर आर सम बेनिफिट्स। द फर्स्ट इज़ अटेन्स यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग। ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब आप समझ गए होंगे, जो मैंने आपको फीचर्स में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको एक बार इसका मीनिंग और क्लियर हो जाए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड्स रूल्स फॉर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो बेसिकली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो ऐसे रूल्स प्रोवाइड करते हैं जिसकी सहायता से जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसे इजीली तरीके से किया जा सके और साथ ही साथ उनका प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग की जा सके उन ट्रांजेक्शन्स की। ठीक है, दे हैव इवन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एक कॉमन स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया जाए जिसे फॉलो करके सारी एंटिटीज़ अपने अकाउंट्स बना सकें। ठीक है, स्टैंडर्ड मीन्स ऐसे फॉर्मेट प्रोवाइड किया जाए, जैसे आपने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है या कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उनके एक सेपरेटेड फॉर्मेट हैं। क्लियर? दिस आर स्टेप इन अचीविंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग मेथड, और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके क्या किया जा सकता है, जो अकाउंटिंग मेथड्स में क्या लाई जा सकती है, यूनिफॉर्मिटी, जो लाने में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने बहुत ही हेल्प की है। इसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट है दैट इज़ इम्प्रूव रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ तो बेसिकली क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट लाने का काम किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने। देयर आर मैनी स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी एंड दे रिलाई ऑन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर देयर इंफॉर्मेशन। तो मोस्टली जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, मोस्टली जो यूजर्स होते हैं, वो किसी कंपनी पर कब रिलाई करते हैं और किस बेस पे करते हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। क्लियर? मैनी ऑफ दिस स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स बेस देयर डिसीजन ऑन द डाटा प्रोवाइडेड बाय दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाटा प्रोवाइड किया जाएगा उन्हीं की सहायता से ये क्या करते हैं, अपने डिसीजन लेते हैं। देन देयर आर ऑल्सो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हु मेक देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस्ड ऑन सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और काफ़ी इन्वेस्टर्स ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही अपना इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेते हैं। सो इट इज़ एसेंशियल दिस स्टेटमेंट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर। तो इन स्टेटमेंट का यूनिफॉर्म बनाना, ठीक है, अच्छी तरीके से फ्रेम करना जिस पर जो यूज़र्स हैं अच्छी तरीके से ट्रस्ट कर सकें, और साथ ही साथ जो भी इंफॉर्मेशन हो वो स्टेटमेंट में ट्रू हो, और साथ ही साथ फेयर पिक्चर प्रोवाइड करें किसी भी कंपनी की। दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर दिस। क्लियर? एंड दे मेक श्योर द स्टेटमेंट आर रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी। आफ्टर दैट द नेक्स्ट benefit of accounting standard is prevent frauds and accounting manipulation। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आने के बाद क्या हुआ, जो भी फ्रॉड्स हो रहे थे और जो अकाउंटिंग मैनिपुलेशंस हो रहे थे या मॉडिफिकेशन हो रहे थे, उन सभी समस्याओं को सॉल्व कर लिया गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ले डाउन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मैथडोलॉजीज दैट ऑल्सो एंटिटीज मस्ट फॉलो।
ठीक है। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने क्या किया, एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड किए, अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रिंसिपल प्रोवाइड किए और ऐसे मेथडोलॉजीज प्रोवाइड किए जिसे फॉलो करने के बाद जो भी डिफरेंट टाइप्स के फ्रॉड हो रहे थे और मैनिपुलेशंस हो रहे थे वो रिमूव हो गए। One outcome of this is that the management of an entity cannot manipulate with financial data। ठीक है, अब कोई भी एंटिटीज अपनी तरीके से मन मर्जी नहीं कर सकती, अपने डाटा को चेंज नहीं कर सकती, उनको ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे और ये सभी एंटिटीज़ के लिए कंपलसरी है। सो दिस स्टैंडर्ड मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर द मैनेजमेंट टू मिस रिप्रेजेंट एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट इवन मेक इट हार्डर फॉर देम टू कमिट एनी फ्रॉड। तो किसी भी तरीके का कमिटमेंट इन केस ऑफ फ्रॉड नहीं किया जा सकता आफ्टर कमिंग दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नाउ नेक्स्ट इज असिस्ट ऑडिटर। बेसिकली जो नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो ऑडिटर्स को भी असिस्ट करते हैं, मतलब एक कोच और गाइड की तरह हेल्प करते हैं। नाउ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ले डाउन ऑल द अकाउंटिंग पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन एटसेट्रा इन अ रिटन फॉर्मेट। ठीक है, अकाउंटिंग में जो भी इंफॉर्मेशन होती है रिटन फॉर्म में होती है और उसे ही वैलिड माना जाता है। दिस पॉलिसीज हैव टू बी फॉलो, और इस पॉलिसीज को फॉलो करना मैंडेटरी है। सो इफ़ एन ऑडिटर चेक दैट द पॉलिसीज हैव बीन correctly follow, he can be assured that the financial statement are true and fair। अगर ऑडिटर को लगता है जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बनाए गए हैं, जो पॉलिसीज फॉलो की गई हैं, अगर उसे किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फॉलो किया है तो तभी वो एश्योर कर सकता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू हैं और साथ ही साथ क्या है, फेयर हैं और ट्रस्टवर्दी हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, दैट इज़ कंपेरेबिलिटी, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। दिस इज़ अनदर मेजर ऑब्जेक्टिव्स और बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। Since all entities of the country follow the same set of standard, their financial accounts become comparable to some extent। ठीक है, तो सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने से क्या आसानी हो गई कि जो डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे डिफरेंट एंटिटीज़ के, उसे कंपेयर करना ईजी हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ क्या हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना और साथ ही साथ उसे इंटरप्रेट करना। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट है दैट इज़ डिटरमाइनिंग मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प्स मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटिटी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प करता है जो भी मैनेजमेंट है और जो बिजनेस एंटिटीज़ है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसे मेज़र करने में और उसे इम्प्रूव करने में। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की हेल्प से ही वो एरिया फाइंड आउट किए जाते हैं जहाँ डाइवर्सिफिकेशंस देखने को मिलता है। It can help measure the management ability to increase profitability, maintain the solvency of the firm and other such important financial duties of the management। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से ही किसी भी कंपनी की, किसी भी एंटिटीज़ की, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है, सॉल्वेंसी है, उसे इम्प्रूव की जा सकती है। मैनेजमेंट ऑल्सो मस्ट वाइजली चूज देयर अकाउंटिंग पॉलिसीज। constant change in the accounting policies led to confusion for the users of this financial statement। Also the principle of consistency and comparability are lost। अगर डिफरेंट तरीके की अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की जाएंगी तो कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी और प्रिंसिपल ऑफ कंपेरेबिलिटी, वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखने को नहीं मिलेगा। और जब देखने को नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रोवाइड नहीं करेंगे किसी भी यूज़र्स को। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रू एंड फेयर पिक्चर्स को सपोर्ट करने में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके बाद हमने बेनिफिट डिस्कस कर लिए, अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स। देयर आर फ्यू लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज वेल। द रेगुलेटरी बॉडीज कीप अपडेटिंग दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू रेस्ट्रिक्ट दिस लिमिटेशन। तो जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं जो और जो एंटिटीज़ हैं, ठीक है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेम्स करती हैं, वो टाइम टू टाइम इसे अपडेट करती रहती हैं या कुछ अमेंडमेंट करने होते हैं तो वो भी करती रहती हैं एज़ पर द नीड ऑफ द कंट्री। नाउ द फर्स्ट लिमिटेशन इज़ दैट इज़ डिफ़िकल्टी बिटवीन चूजिंग ऑल्टरनेटिव्स। There are alternatives for certain accounting treatments and valuation. Like, for example, stock can be valued by LIFO method, by FIFO method, weighted average method, etc.
सो चूजिंग बिटवीन दिस ऑल्टरनेटिव्स इज़ अ टफ डिसीजन फॉर द मैनेजमेंट। तो एक लिमिटेशन तो ये है कि क्या है कि सर्टेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड वैल्यूएशंस की वजह से क्या होता है कि जो ये डिसाइड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि किस वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री को फॉलो किया जाए, लीफो को किया जाए, फीसो को किया जाए, या जो अदर मेथड है उससे किया जाए। सो चूजिंग बिटवीन दिस ऑल्टरनेटिव इज़ अ टफ डिसीजन। तो ये एक टफ डिसीजन है मैनेजमेंट के लिए और साथ ही साथ जो यूज़र्स हैं उनके लिए भी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डज नॉट प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द अप्रोप्रिएट चॉइस। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इस तरीके की चॉइस के लिए गाइडलाइंस नहीं प्रोवाइड करता। तो एक ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। इसके बाद दूसरा है रेस्ट्रिक्टेड स्कोप। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड द लॉस और द स्टैच्यू। ठीक है, दे हैव टू फ्रेम विद इन द कन्फाइंड ऑफ द लॉ प्रेवेलिंग एट द टाइम दैट कैन बी लिमिट देयर स्कोप टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉलिसीज फॉर द सिचुएशन। तो बेसिकली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वो लॉ को ध्यान में रखते ही बनाए जाते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी मेथड एप्लीकेबल हैं, जो भी रूल्स सेटअप किए जा रहे हैं वो लॉ को ध्यान में रख के किए जाते हैं। अगर इस तरीके के कुछ रेस्ट्रिक्टेड रूल नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं और बेटर तरीके की जो पॉलिसीज़ हैं उसे फ्रेम किया जा सकता है। तो दूसरी जो लिमिटेशंस हैं ये है। तो आई होप आपको बेनिफिट और लिमिटेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आशा करते हैं आज का जो टॉपिक था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया इंट्रोडक्शन, देन मीनिंग, डेफिनेशंस, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस। अगर आपको इस टॉपिक के साथ या किसी भी हेडिंग में आपको किसी भी समस्या का सामना करना पड़ा हो, या किसी की जो एक्सप्लेनेशन है किसी टॉपिक की, ठीक है, या किसी हेडिंग की क्लियर नहीं हो, तो उसके रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और इस आपको इमीडिएट और जल्दी से जल्दी आपको फीडबैक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट जो भी कंटेंट और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की गई है वो बहुत ही आपको बेनिफिशियल हो पाएगी और आपको अच्छी लगेगी। आशा करते हैं आप सभी को अच्छी लगेगी और इसके रेफरेंस में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप हमारे चैनल को यूट्यूब और टेलीग्राम के साथ साथ अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। कॉमर्स हंट के नेम से आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको सेंड कर दी जाएगी, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स हंट का। ठीक है, तो कॉमर्स हंट नेम से जो हमारा टेलीग्राम है उसमें जो भी पीडीएफ फाइल्स हैं, जो भी नोट्स हैं, ठीक है, और जो भी ऑडियो लेक्चर्स हैं वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इस चैनल में। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट टेलीग्राम डाउनलोड करना है और कॉमर्स हंट ग्रुप को ज्वाइन करना है। आने वाली सभी अपडेट्स और सारी जो वीडियोस हैं वो आपको टाइम से मिलती रहेंगी, पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको टाइम से मिलते रहेंगे। क्लियर? तो आई होप स्टूडेंट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो लेकर जब भी आएंगे। ठीक है, और आने वाली जो भी श्रृंखला होगी वो हम कंटिन्यू करेंगे और आज की वीडियो के रेफरेंस में हम डिसीजन लेंगे कि आगे की जो श्रृंखला है उसे कंटिन्यू करनी है नहीं करनी है। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, जिससे उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल पाए। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट।